प्रिय छात्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी बोर्ड द्वारा सत्र 2023-24 बोर्ड परीक्षा 2024 के लिए ऑफिशियल मॉडल पेपर जारी कर दिया गया है, जिसे आपने यूपी बोर्ड की वेबसाइट upmsp.edu.in पर देख लिया होगा। इस भाग में हम उसी मॉडल पेपर का हल प्रस्तुत कर रहे हैं, क्योंकि इसमें कुछ प्रश्न ऐसे हैं जहां आप भ्रमित हो सकते हैं। तो आइए शीघ्रता से सभी प्रश्नों का हल देखें। 3 घंटे 15 मिनट का प्रश्न पत्र होता है। 100 अंक इसके लिए निर्धारित हैं, इससे आप परिचित हैं। यह 2 भागों में बटा होता है और प्रत्येक खंड 50 अंकों का होता है। यहाँ भी आपको कोई भ्रम नहीं है। आपको सभी प्रश्नों का उत्तर देना होगा। तो जो खंड क है, इसमें पहला प्रश्न 5 खंडों में बटा है और हिंदी गद्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। सभी बहुविकल्पी हैं, सभी के लिए 1 अंक निर्धारित हैं। तो प्रश्न देखें। शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक हैं, तो इसका सही उत्तर होगा दूसरा संपूर्णानंद। लल्लू लाल की रचना है, सही उत्तर है प्रेम सागर। पर्दा कहानी के लेखक हैं, इसका सही उत्तर है यशपाल। शीघ्रता के लिए हम जल्दी से बात करें, जिससे कम समय में बात पूरी की जा सके। आवारा मसीहा के रचनाकार हैं, तो सही उत्तर है विष्णु प्रभाकर। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं, इसका सही उत्तर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनका यह उपन्यास है। प्रश्न संख्या 2 भी बहुविकल्पी है, जिसमें 5 खंड हैं, प्रत्येक 1 अंक का, और यह हिंदी काव्य साहित्य के इतिहास से संबंधित है। तो आइए इसको भी देख लें। कामायनी किस युग की रचना है? तो सही उत्तर है छायावादी युग की। ये प्रसाद जी की रचना है। निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है? तो जो विकल्प दिए गए हैं, इसमें से आपको चुनना है। और सही उत्तर है रामधारी सिंह दिनकर। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष है, तो यहाँ पहला प्रकाशन वर्ष चुनेंगे 1943 ईस्वी। अगर दूसरा तीसरा पूछा जाएगा तो उसका भी विकल्प दिया जाएगा। चौथा, द्विवेदी युग की रचना नहीं है। यहाँ प्रश्न पे ध्यान दीजिएगा, कौन सी रचना द्विवेदी युग की नहीं है? तो यहाँ सही उत्तर होगा कामायनी, क्योंकि ये छायावादी युग की रचना है जयशंकर प्रसाद जी की। जबकि प्रेम प्रवास हरिऔध जी की रचना है, जो द्विवेदी युग में लिखी गई। और साकेत और भारत भारती दोनों मैथिली शरण गुप्त जी की रचनाएं हैं, और ये भी द्विवेदी युग के हैं। तो यहाँ सही जो आपका उत्तर है वो है कामायनी। अष्टछाप के कवियों का संबंध है भक्तिकाल की किस शाखा से? तो इसका सही उत्तर है कृष्ण भक्त शाखा से। अब आइए प्रश्न संख्या 3 में चलें। प्रश्न संख्या 3 में 2 गद्यांश हैं और किसी एक गद्यांश पर आधारित आपको 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो आइए दोनों का हल देखते चलें। पहला है धरती माता की कोख। यहाँ इतना देख लेने से ही आप समझ गए होंगे कि राष्ट्र का स्वरूप से ये लिया गया है। उत्तर लिखते समय का आप कौन सा कर रहे हैं, अथवा से ऊपर या अथवा से नीचे संकेत लिखें, और संकेत में धरती और डाट डाट का निशान बनाकर अंत में आवश्यक है लिखकर पूर्ण विराम कर दें। पता चल जाएगा आपने किस पैराग्राफ को चुना है। तो आइए उत्तर पे चलें। उत्तर संख्या 1, उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ कुछ इस तरह से लिखिए। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के राष्ट्र का स्वरूप निबंध के अंतर्गत भूमि शीर्षक से लिया गया है। इसके लेखक सुप्रसिद्ध निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा, धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? उत्तर, धरती वसुंधरा इसलिए कहलाती है क्योंकि वह अपने गर्भ में अनेक प्रकार के रत्नों को धारण करने वाली है। तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। और यहाँ रेखांकित अंश है, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। इतना आपको लिखना है। तो आप उत्तर में हेडिंग डालें रेखांकित अंश की व्याख्या, और तब लिखें निबंधकार वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं कि धरती माता के गर्भ में असीम मात्रा में मूल्यवान खजाना भरा हुआ है। यह पृथ्वी मूल्यवान वस्तुओं का
विशाल भंडार है। अनेक प्रकार के मूल्यवान रत्नों को अपने में धारण करने के कारण ही इस धरती को वसुंधरा कहा जाता है। भला इस तथ्य से कौन परिचित नहीं होना चाहेगा? वास्तव में हम सभी को इस तथ्य से परिचित होना चाहिए, क्योंकि यही तथ्य हमें राष्ट्रीय भावना से जोड़ता है और आर्थिक रूप से संपन्न भी बनाता है। पृथ्वी के देह को किसने सजाया है? उत्तर, दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी के देह को सजाया है। यानी आपको यहीं से उत्तर लेना है जो आपके पैराग्राफ में दिया गया है। और अंतिम पांचवा, भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें क्या करना चाहिए? तो यहाँ जांच पड़ताल देख रहे हैं लिखा हुआ है, इसके लिए वाक्य आप बना दें कि भावी आर्थिक अभ्युदय हेतु हमें धरती माता की कोख में भरी हुई अमूल्य निधियों की जांच पड़ताल आवश्यक है। अब आइए अथवा देखिए, अगर इसे कर रहे हैं तो यहाँ संकेत में आप लिखेंगे अशोक ... बेकार है। फिर पहला गद्यांश का संदर्भ, तो संदर्भ आप जान चुके हैं, केवल पाठ और लेखक का नाम जान लें और वैसे ही लिख दें। तो पाठ का नाम है अशोक का फूल और लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, और यहाँ रेखांकित अंश एक पंक्ति है। पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी ही भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। केवल इतना ही आपको मिला हुआ है, इसी की व्याख्या करनी है। तो हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और लिखेंगे। हमेशा राइटर को जोड़ लेना चाहिए, पाठ को जोड़ लेना चाहिए तो उत्तर सुंदर लगता है। जैसे लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पंडिताई को एक बोझ मानते हैं, क्योंकि वह जीवन की समस्याओं को सुलझाने में सहायता करने की अपेक्षा एक उलझन पैदा करती है। पांडित्य की गंभीरता को ओढ़कर मनुष्य जल्दी ही डूब जाता है, कारण विद्वत्ता के अहंकार से मनुष्य के भीतर अहंकार पैदा होता है और अहंकार रूप में पंडिताई एक बोझ है। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? उत्तर, लेखक इसलिए कहता है कि उदास होना बेकार है क्योंकि किसी समस्या का निराकरण उदासी से नहीं हो सकता, फिर उदास होकर जीने से क्या लाभ। चौथा, गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए और इसका उत्तर होगा प्रस्तुत गद्यांश में अशोक के माध्यम से मनुष्य की मनोवृत्ति पर प्रकाश डाला गया है। लेखक अनुसार अशोक आज भी हंस रहा है क्योंकि वह जानता है कि उदासी से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता। जो मनुष्य शास्त्रों को रटकर अपने को विद्वान समझते हैं वे दुखी होते हैं, क्योंकि समय के अनुसार वे अपने को बदल नहीं पाते। गद्यांश की भाषा शैली की विशेषताएं लिखिए। तो उत्तर, प्रस्तुत गद्यांश की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ एवं सरस खड़ी बोली है। इसमें विचारात्मक, विवेचनात्मक, सूत्रात्मक एवं व्यंग्यात्मक गद्य शैलियों का सुंदर प्रयोग हुआ है। ये तो रहा आपका प्रश्न संख्या 3। अब 4 पर आइए, और प्रश्न संख्या 4 में 2 पद्यांश दिए गए हैं, किसी एक को चुनना है और उस पर दिए गए 5 प्रश्नों का उत्तर देना है। यह भी प्रत्येक 2 अंक का है, 10 अंक का प्रश्न है। तो दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है। यदि आप इसे लेते हैं तो संकेत डालेंगे दुर्बलता ... पाऊं पूर्ण विराम कर देंगे। फिर पहला प्रश्न लीजिए, उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। उत्तर, प्रस्तुत सुललित, सार गर्भित एवं मार्मिक काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के कैकेयी का अनुताप शीर्षक से अवतरित हैं। इसके रचयिता राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त जी हैं। दूसरा, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए, और यहाँ रेखांकित अंश 2 पंक्तियां हैं। दुर्बलता का ही चिन्ह विशेष शपथ है, पर अबला जन के लिए कौन सा पथ है। उत्तर, यहाँ हेडिंग डालेंगे रेखांकित अंश की व्याख्या और तब लिखेंगे, माता कैकेयी श्री राम को संबोधित करते हुए कहती हैं कि हे पुत्र, यद्यपि सौगंध खाना व्यक्ति की कमजोरी का स्पष्ट प्रमाण है, तथापि अबलाओं के लिए अपनी बात को सत्य प्रमाणित करने हेतु सौगंध खाने के अतिरिक्त और कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है, उपाय भी नहीं है। अतः मेरी बात पर विश्वास कर सको
इसके लिए मैं शपथ पूर्वक अपनी बात कहती हूं। तीसरा, करके पहाड़ सा पाप मौन रह जाऊं, राई भर भी अनुताप न करने पाऊं। पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो यहां पहाड़ सा पाप तुलना की गई है, समानता दिखाई गई है, इसलिए उपमा अलंकार होगा। अब जानते हैं कि अनुप्रास हर जगह होता है, तो यहां उपमा एवं अनुप्रास अलंकार है। चौथा प्रश्न, पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए। तो यहां आपको संक्षेप में लिखना है कि प्रस्तुत पद्यांश में माता कैकेयी अपने अपराधों के लिए श्री राम से क्षमा याचना करती हैं। वे सौगंध पूर्वक बताती हैं कि इसमें भरत का कोई दोष नहीं है, साथ ही वे पश्चाताप के लिए उद्यत होती हैं, तैयार होती हैं। और अंतिम पांचवा, भाषा की विशेषताएं बताइए। यहाँ भाषा की विशेषता पूछा गया है, तो थोड़ा सा आपको इसमें लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश की भाषा साहित्यिक खड़ी बोली है। लोकोक्तियों मुहावरों के प्रयोग से इसमें जीवंतता आ गई है। इसकी शैली में गेयता, सहज प्रवाहमयता, सरसता एवं संगीतात्मकता विद्यमान है। यह प्रबंध शैली में रचित है। अब आइए, अगर आप अथवा करना चाहें, लज्जाशीला पथिक महिला, यदि आप इसको ले रहे हैं तो संकेत करें लज्जाशीला ... भूतांगना को। इसके बाद आपको पहला प्रश्न उठाना है। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, तो आप पहले जैसा लिखेंगे, केवल पाठ का नाम फिर से देख लें, पवन दूतिका, और रचयिता अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। यही प्रयोग करके आप संदर्भ लिख लेंगे। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, और यहां रेखांकित अंश हैं 2 पंक्तियां। जो थोड़ी सी श्रमित वह हो गोदले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की म्लानताएं मिटाने। यहां श्रमिक नहीं बल्कि श्रमित है, थकी हुई। तो व्याख्या करते समय आप रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डालें और तब लिखेंगे, राधिका जी पवन को समझाती हुई कहती हैं कि हे पवन, यदि मार्ग में कोई थकी हुई लज्जाशील स्त्री दिखाई पड़े तो उसे अपनी शीतल गोद में लेकर उसकी थकावट को दूर करना तथा उसके होठों एवं कमलवत मुख की मलिनता को भी दूर कर देना। तीसरा, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती हैं? उत्तर, राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में कहना चाहती हैं कि पवन उसका सम्मान करे, उसके वस्त्रों को न उड़ाए तथा अपने शीतल स्पर्श से उसकी थकान को भी दूर कर दे। चौथा, होठों के और कमल मुख में अलंकार बताइए। तो होठों के और कमल मुख में रूपक अलंकार है। कमल मुख माने कमलवत मुख, कमल के समान मुख की बात यहाँ कही जा रही है, लेकिन समानता नहीं दिखाई जा रही, बल्कि कमल और मुख में ये जो योजक चिन्ह है ये बता रहा है कि कमल मुख की तरह है, मुख कमल की तरह, तो कमलवत मुख है, कमल रूपी मुख, तो इसलिए यहां रूपक अलंकार होगा। पांचवा, जलद और कृषक ललना का अर्थ बताइए। तो जलद माने होता है बादल और कृषक ललना माने किसान स्त्री। पांचवें प्रश्न पर आइए, ये 2 खंडों में बटा है। खंड क में किसी एक लेखक का और ख में किसी एक कवि का आपको साहित्यिक परिचय और रचना लिखना है। जैसे यहाँ हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव शरण अग्रवाल दिया हुआ है। यहाँ मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, यानी 3 विकल्प होंगे। किसी एक को आपको चुनना है उनमें से, और उन पर 80 शब्दों में, यानी 100-125 शब्द लगभग आप लिखते हैं। तो चाहे आप जन्म मृत्यु ऊपर लिख करके केवल साहित्यिक परिचय और रचना लिख दें, या साहित्यिक परिचय हेडिंग डालकर शुरू में 2-3 पंक्तियों में जन्म मृत्यु का उल्लेख करते हुए साहित्यिक परिचय और रचना लिखें। दोनों तरीके मान्य हैं, जो आपको सहज लगे उसे करें। प्रश्न संख्या 6 एक कहानी से संबंधित है, और आपके पाठ्यक्रम में जो कहानियां हैं उनमें से किसी एक कहानी का या तो आपको सारांश लिखने के लिए आएगा या उद्देश्य। जैसे यहाँ बहादुर और पंचलाइट कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालने के लिए कहा गया, या ध्रुव यात्रा कहानी की कथा वस्तु यानी सारांश लिखने की बात कही गई। तो आप अपने पाठ्यक्रम में निर्धारित कहानियों में का सारांश और उद्देश्य तैयार करें। जो प्रश्न संख्या 7 है ये खंड काव्य के लिए है, और
पूरे प्रदेश में कई खंड काव्य चलते हैं, लेकिन आपको पढ़ना वह है जो आपके लिए निर्धारित है। तो हर मंडल में अलग अलग खंड काव्य निर्धारित हैं। इसकी चर्चा हम लोग पहले कर चुके हैं। वहाँ से आप देखेंगे प्रयागराज में आलोक वृत्त चलता है, तो प्रयागराज से जो संबंधित है वो आलोक वृत्त पढ़ेंगे। और इसका प्रश्न है कि आलोक वृत्त खंड काव्य का नायक कौन है, उसका चरित्र कीजिए, यानी गांधी जी का चरित्र, या आलोक वृत्त की कथा उस पर प्रकाश डालिए, यानी आलोक वृत्त का सारांश। इस तरह से सभी करेंगे इसे। 8वां प्रश्न जो खंड ख में गया है, 7 क में है 7 ख में है, तो 8वां 2 खंडों में बटा हुआ है, खंड क और खंड ख। खंड क में 2 संस्कृत के गद्यांश होंगे, जबकि ख में श्लोक होंगे, और उनमें से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद लिखना होगा। अगर महामना विद्वान वक्ता, अगर इसे हम लेते हैं तो पहले आप संकेत लिखेंगे, महामना ... एव आसीत, पूर्ण विराम कर देंगे, पता चलेगा कौन सा आपने लिया। फिर संदर्भ, प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत महामना मालवीय पाठ से लिया गया है या अवतरित है, दोनों आप लिख सकते हैं गद्य में। फिर हिंदी अनुवाद, हेडिंग डालेंगे, महामना विद्वान वक्ता, धार्मिक नेता एवं कुशल पत्रकार थे, किंतु जनसेवा ही इनका सर्वोच्च गुण था। ये जहाँ कहीं भी लोगों को दुखी और पीड़ित देखते, वहाँ शीघ्र उपस्थित होकर उनके सब प्रकार की सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। जो दिया गया है इसका यही हिंदी अर्थ है। अगर आप अथवा करना चाहें तो आपका यहाँ संदर्भ बदल जाएगा, क्योंकि किससे लिया गया है, जातक कथा से। जातक कथा में नृत्य जातकम से है हंसराज तदेव परिषद मध्य, इसका हिंदी अनुवाद होगा, हंसराज ने उसी सभा के मध्य में उपस्थित अपने भांजे हंस पोतक को अपनी पुत्री दे दी। हंस पुत्री को न पाकर मोर लज्जित होकर उस स्थान से भाग गया। हंसराज भी प्रसन्न मन से अपने घर चला गया। संबंधित पाठों में आपने इसे पढ़ा होगा, इसलिए संक्षेप में हम इसकी यहाँ चर्चा कर रहे हैं। अगर ख की बात करें तो इसमें पहला जो श्लोक है, न में रोचते भद्रम, यहाँ जो टाइपिंग त्रुटियां हैं उस पर आप नहीं जाएंगे। न मैं रोचते भद्रम, अगर इसको अगर देखें तो संकेत पहले करें, न में रोचते ... भविष्यत। फिर संदर्भ, प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्यपुस्तक सामान्य हिंदी के संस्कृत खंड के अंतर्गत जातक कथा पाठ के उलूक जातकम खंड से अवतरित है। ध्यान रखिएगा कि श्लोक में केवल अवतरित या उद्धृत लिखना है, यहाँ लिया गया है नहीं लिखना है। इसका हिंदी अनुवाद होगा, कौवे ने कहा, आप सभी के द्वारा इस उल्लू को राजा बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। इस समय का इसका मुख जो क्रोधहीन है, तब भी यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। यानी इस समय इसका मुख जबकि क्रोधहीन है, तब भी यह इतना विकृत दिखाई दे रहा है, तो क्रोध आने पर कैसा दिखाई देगा। अगर आप अथवा वाला करना चाहें तो इसका संकेत करेंगे, परोक्ष कार्य हंतारम ... पयो मुखम होगा यहाँ। और संदर्भ आप लिख लेंगे, केवल पाठ का नाम आप जानें कि सुभाषित रत्नान से लिया गया है। हिंदी अनुवाद, पीठ पीछे कार्य को बिगाड़ने वाले तथा सम्मुख प्रिय बोलने वाले मित्र का उसी प्रकार त्याग कर देना चाहिए, जिस प्रकार मुख पर दूध रखे विष से भरे घड़े को त्याग दिया जाता है। प्रश्न संख्या 9 पर आइए। इसमें मुहावरे और लोकोक्तियां दी जाएंगी और किसी एक का अर्थ और वाक्य प्रयोग आपको लिखना होगा। जैसे तलवार की धार पर चलना, इसका अर्थ होगा मुश्किल काम। और वाक्य प्रयोग, आज के समय में मेहनत और ईमानदारी से पैसा कमाना तलवार की धार पर चलने जैसा है। टका सा जवाब देना, अर्थ साफ इनकार करना। वाक्य प्रयोग, अक्सर कंजूसी वाले लोग पैसे के मामले में हर किसी को टका सा जवाब दे देते हैं। दाल में काला होना, किसी बात पर संदेह होना। वाक्य प्रयोग, जिस तरह से सेठ को पुलिस ने अकेले में बुलाया है तो लगता है कि दाल में कुछ काला है। नमक मिर्च लगाना, किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर कहना। अरे श्यामू, तुम रामू की बात पर ध्यान मत दो, वह तो हमेशा मेरी गलतियों पर नमक मिर्च लगाकर बांटता रहता है। इस तरह से आप
पहले मुहावरा लिखें, फिर उसका अर्थ लिखें, फिर उसका वाक्य प्रयोग करें और किसी एक को ही आपको लिखना है। प्रश्न संख्या 10 जो इस साल से शुरू हो रहा है, इसके पहले यहाँ दूसरी चीजें थी जो हट गई हैं और अपठित गद्यांश या पद्यांश शामिल किया गया है। उनमें से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ध्यान रखिएगा कि आप दोनों गद्यांश ही आ सकते हैं, पद्यांश ही आ सकते हैं, या एक गद्यांश एक पद्यांश आ सकता है, किसी भी तरीके से प्रश्न पत्र में आ सकता है। यहाँ जो गद्यांश दिया गया है, मुझे उम्मीद है कि आपने पेपर डाउनलोड करके पढ़ लिया होगा, इसलिए आपका हम समय नहीं लेंगे, सीधे इसका प्रश्नोत्तर हम आपको बता रहे हैं जिससे समय बचाया जा सके। तो यहाँ भी आप संकेत करिएगा, यह कहना और डॉट डॉट उठ जाए, इतना लिख देंगे। प्रश्नोत्तर संख्या 10 लिख के पता चलेगा कि आपने इसे लिया है। अब पहला प्रश्न क्या है, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का क्या परिणाम होता है? 1 नंबर का है। उत्तर लिखेंगे लेखक के अनुसार। अच्छा, मिलेगा कहाँ आपको? देखिए यहीं से है, सब कुछ यहीं है, बस थोड़ा अपने शब्दों में बदलना होता है। तो उत्तर होगा जो प्रश्न से जोड़ के लिखना है, लेखक के अनुसार इच्छा, लोभ आदि का परिणाम शुभ कारक नहीं होता, बल्कि इनके कारण समाज में शोषण, कुटिलता, अत्याचार, भोग वृद्धि एवं अशांति को प्रोत्साहन मिलता है। ऐसा आपको उत्तर लिखना है। दूसरा, आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का क्या रुख होना चाहिए? तो ये जो 3 पंक्तियां हैं, इसमें ये बात लिखी गई है, इसे आपको थोड़ा छोटा करके अपने शब्दों में लिखना है। आदर्शों की रक्षा के लिए सत्पुरुष का रुख भोगवादी नहीं होना चाहिए। उन्हें पद, धन या सत्ता की प्राप्ति मानवता की सेवा के लिए करनी चाहिए, न कि स्वयं के स्वार्थ की पूर्ति के लिए। यही चीज आपको यहां मिलेगी। तीसरा, इच्छाओं का उदात्तीकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। ये भी आपको यहाँ 2 से लेकर यहाँ लास्ट तक मिल रहा है। उत्तर है, इच्छाओं का उदात्तीकरण से तात्पर्य स्वयं के स्वार्थ से ऊपर उठकर मानव मात्र की सेवा करने से है। साधक का यह कर्तव्य है कि वह अपने और समाज के भले के लिए व्यक्तिगत इच्छाओं से ऊपर उठकर कार्य करे। इस तरह से ये हुआ। अगर आप अथवा करना चाहते हैं, यहाँ दोनों गद्य दिया गया है, तो यहाँ भी संकेत कर देंगे, नाटक डॉट डॉट प्रतिरूप है। फिर पहला, अप्रतिम मंच प्रस्तुत का अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, वह मंच जिस पर नृत्य, नाटक आदि प्रस्तुत किए जाते हैं उसे रंगमंच कहते हैं। अप्रतिम मंच प्रस्तुत का अर्थ बेहतरीन मंचीय प्रस्तुत से है, अर्थात मंच पर प्रस्तुत किया गया नाटक, नृत्य आदि जब दर्शकों को भाव विभोर कर देता है तब वह अप्रतिम प्रस्तुत कहलाता है। नाटक को सामूहिक विधान क्यों कहा है? यहां देखिए ये उत्तर छिपा हुआ है, यहां सामूहिक विधान, यहां से लेकर ऐसे अपने शब्दों थोड़ा बदल देना है। तो उत्तर है, नाटक की प्रस्तुत एकल प्रयत्न से नहीं बल्कि सामूहिक प्रयत्न से संभव होती है, क्योंकि नाटक का शिल्प विधान एक सामूहिक विधान है। इसमें नाटककार के साथ साथ निर्देशक, अभिनेता या कलाकार तथा दर्शकों का समवेत सहयोग होता है, इसीलिए इसे सामूहिक विधान कहा गया है। किनके समवेत प्रयास से नाटक की प्रस्तुत संभव होती है? तीसरा उत्तर, नाटककार या लेखक, निर्देशक, अभिनय करने वाले कलाकार, दर्शक, मंच की साज सज्जा रखने वाले आदि के समवेत प्रयास से नाटक की प्रस्तुत संभव होती है। इस तरह से उत्तर में थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे और इसी पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पंक्तियां मिल जाएंगी, अपने शब्दों में थोड़ा सा बदल देंगे, उत्तर सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 पर आइए। एक खंडों में बटा है और एक एक खंड का उत्तर अलग अलग देखते चलते हैं। पहले 11 क देखिए, क में 2 हैं। पहला, वसन और व्यसन, ये शब्द युग्म है, इनका सही उत्तर चुनना है। तो वसन और व्यसन, वसन माने होता है वस्त्र और व्यसन माने आदत, तो यहाँ सी सही है, वस्त्र और आदत। दूसरा है अंबुज और अंबुद, तो अंबुज माने कमल और अंबुद माने बादल होता है, तो चुनेंगे आप सी, कमल और बादल। अगर ख की बात करें तो यहाँ
अनेकार्थी शब्द दिए गए हैं और इनके दो अर्थ आपको लिखने हैं। किसी एक को चुनना है, उसके दो अर्थ आपको लिखने हैं। जैसे अंबर का होता है वस्त्र और आकाश, पट वस्त्र और दरवाजा, विधि कानून पद्धति, नाग सर्प हाथी। ग पर आइए, यहां दो वाक्यांश दिए गए हैं जिनके लिए एक शब्द का आपको चयन करना है। पहला है जो आंखों के सामने हो, इसके लिए सही उत्तर होगा बी प्रत्यक्ष। जानने की इच्छा रखने वाला, इसका सही उत्तर होगा सी जिज्ञास। घ पर आइए, यहां आपको दिए गए वाक्यों को शुद्ध करना है। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, तो है नहीं बल्कि हो होगा। तुम तो कुर्सी पर बैठे हो, ऐसा। इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, यहां अनेकों गलत है। एक का बहुवचन अनेक होता है, इसलिए आपको अनेक बनाना है। इस सरोवर में अनेक कमल खिले हैं। सम्मेलन में कवियित्री ने भाग लिया है, यहां कवियित्री गलत है, कवयित्री होगा। क व य में छोटी की मात्रा और त्र में बड़ी की मात्रा, ये शुद्ध है। तो सम्मेलन में कवयित्री ने भाग लिया है, ऐसा आपको करना है। कृपया अनुमोदन करने कृपा करें, तो अनुमोदन करने की कृपा नहीं, अनुमोदन नहीं बल्कि इसका समर्थन होगा। कृपया समर्थन करने की कृपा करें, ऐसा आप कर सकते हैं। किसी एक को ही आपको करना है, इसलिए जिसके शुद्ध रूप पर आपको विशेष हो कि मैं बिल्कुल सही लिख रहा हूं, मुझे कहीं भ्रम नहीं, उसी को करिए। चूंकि 4 ऑप्शन है तो एक ही आप पर जाना है। प्रश्न संख्या जो 12 है, ये 3 खंडों में बटा है। खंड क में रस, पाठ्यक्रम में 5 हैं आपके, तो उनकी परिभाषा उदाहरण आप तैयार करें। ख में अलंकार परिभाषा उदाहरण तैयार करें, और ग में छंद की परिभाषा उदाहरण जो पाठ्यक्रम में है, जैसे दोहा चौपाई सोरठा कुंडली आपके यहाँ है, तो आपको इनकी परिभाषा और उदाहरण तैयार करना है। देखिए यहाँ लिखा भी है कि बीरस अथवा हास्यरस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखिए। एक ही चीज लिखना है, या उदाहरण या परिभाषा। जैसे पूछा है अस्थायी भाव लिखिए, फिर परिभाषा लिख दीजिए, या उदाहरण, एक ही चीज, दोनों नहीं लिखना है। ख में देखिए अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण पूछा है, दोनों नहीं पूछा है। यानी श्लेष अलंकार का लिख रहे हैं तो आप चाहे परिभाषा लिखें चाहे उदाहरण, उत्प्रेक्षा लिखें तो चाहे परिभाषा चाहे उदाहरण, और ज्यादातर कोशिश करिए कि उदाहरण लिखिए, क्योंकि उदाहरण में गलतियां होने की संभावना नहीं होती, नंबर नहीं कटता और कम लिखना पड़ता है। उसी तरह छंद में देखिए दोहा सोठा, इनका मात्रा लगाना है और लक्षण या उदाहरण लिखना है। यानी परिभाषा लिखेंगे या उदाहरण, उदाहरण लिखेंगे तो उसमें मात्रा लगानी है, परिभाषा लिखेंगे तो उसमें मात्रा लिखी जाती है, लगाई नहीं जाती। लेकिन दोनों में से एक ही चीज करना है। इसे बोर्ड ने कम किया है जिससे आपका समय बचे। पहले परिभाषा उदाहरण और स्पष्टीकरण सब लिखे जाते थे। जैसा पेपर पूछा जाए बस उतना ही आप लिखिए। प्रश्न संख्या 13 की बात करें तो पत्र लेखन से संबंधित है। 3 तरह के पत्र हैं, इस पर एक बड़ा सा वीडियो हमने बना दिया है सारे पत्रों को समेटते हुए, वो जरूर वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि बाद की जीवन में भी आपके काम आएगा। कहीं भी आप रहेंगे तो पत्र लिख सकेंगे। और 14वां जो है वो निबंध लेखन से संबंधित है। किसी एक विषय पर आपको निबंध लिखना है, और इस पर भी वीडियो अपलोड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तैयारी भी आपने अच्छी कर ली होगी अब तक। मुझे उम्मीद है कि सारा काम आप कर चुके होंगे और बेहतर तरीके से आप बोर्ड परीक्षा दे सकेंगे। तो एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।